उसके बाद जब भी बिहार की चर्चा हो तो ये मान लें कि भाई कह दें कि भाई बिहार तो इतना गरीब और इतना पिछड़ा राज्य, इतना जातिवाद में फंसा है, इतनी परेशानी है कि इसको नहीं सुधारा जा सकता है। तो जिस राज्य को ज्यादातर राजनीतिक दल और नेताओं ने न सुधर सकने वाला राज्य मानकर एक तरीके से इसके हाल पर छोड़ दिया है, मैं ऐसा समझता हूं कि अब बिहार के लोगों की ये जिम्मेवारी है कि आप खड़े हों और आप मिलकर प्रयास करें। इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं ताकि लोगों को, समाज को जगाया जाए, समाज को ये बताया जाए कि आप में वो काबिलियत है, बिहार का समाज मरा नहीं है, बिहार के समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि उन लोगों को हिम्मत दिया जाए, उनको बताया जाए, उनको हौसला दिया जाए कि आप साथ में आकर एक नई व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए गांव-गांव जा रहे हैं। दूसरा उद्देश्य ये है कि हर पंचायत का, बिहार में हर पंचायत का 10 साल के विकास का एक योजना बने। सिर्फ वहाँ के समस्याओं को न, मैंने आपको कुछ अभी आधे घंटे में कुछ बातें बताई, लेकिन 60 दिन से क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हर पंचायत के समस्याओं का संकलन करा रहे हैं और उसके साथ साथ ये भी बना रहे हैं कि हर पंचायत का 10 साल में अगर किसी पंचायत को विकसित करना है तो वहाँ क्या काम करने पड़ेंगे, क्या करने से उसी पंचायत में रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे, क्या करने से उस पंचायत में किसानों की आमदनी बढ़ेगी, क्या करने से उस पंचायत में रोजी रोजगार, उद्योग धंधों के अवसर बढ़ेंगे। तो एक जब ये पदयात्रा खत्म होगी तो सारे पंचायत, 8000 से ज्यादा पंचायत और 2000 से ज्यादा नगर क्षेत्रों के हर का 10 साल के विकास का एक अलग योजना बनाकर पब्लिक में जारी करेंगे, ताकि आप ये देख सकेंगे कि आपके पंचायत, आपके शहर के विकास की क्या योजना है, कैसे यहाँ पर सुधार लाया जा सकता है, किन समस्याओं को प्राथमिकता पर निपटारा किया जाएगा और क्या कुछ अलग से किया जाएगा ताकि आपके शहर, आपके गांव, आपके पंचायत में रोजगार के अवसर बढ़े, किसानों की आमदनी बढ़े और जो लोग भूमिहीन मजदूर हैं या जो रोजी रोजगार करना चाहते हैं उनके लिए पूंजी, उनके लिए उद्योग धंधे की व्यवस्था, ये हर पंचायत की योजना बनाना। और तीसरा जो उद्देश्य है वो ये है कि बिहार को अगले 10 साल में टॉप 10 राज्यों में, 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया जाए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, कृषि, ग्रामीण विकास, शहरीकरण, इस पे 10 महत्वपूर्ण विषयों पर एक 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाए, ताकि लोग ये देख सकें कि बिहार की कृषि को कैसे सुधारा जाएगा, अगले 10 साल में क्या किया जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा उसको कैसे किया जाएगा। क्या किया जाएगा वो तो हर नेता आकर बोलता है झूठ मूठ का, लेकिन उसके पास कोई योजना नहीं होती है। तो 1-1.5 साल के पदयात्रा के बाद मैंने ये घोषणा की है। लोग बधाई है, शिक्षा तो पूरी तरह से बिहार में ध्वस्त है। मुझे जो बात देखने को मिली, जो सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा में, वो समतामूलक शिक्षा की व्यवस्था बनाने के चक्कर में, मतलब हर गांव में, हर पंचायत में स्कूल खोल दिया जाए, संख्या बढ़ा दी जाए, ज्यादा लोगों को इनरोल करके दिखा दिया जाए कि सारे लोग शिक्षित हो गए। उस चक्कर में बिहार सरकार ने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, टीचर हैं और विद्यार्थी, ये 3 पहलू हैं शिक्षा के, ये तीनों चीज का समायोजन नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका समायोजन नहीं है। गुणवत्ता पर बाद में आएंगे। जहां बिल्डिंग है वहां टीचर नहीं है समुचित संख्या में, जहां समुचित संख्या में टीचर है वहां पर बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है। और विद्यालयों की स्थिति यही है, जो आप लोग सब लोग जानते हैं। मोटे तौर पर लोग उसको खिचड़ी बांटने का सेंटर या फिर पोशाक और कुछ अदर बेनिफिट जो सरकार दे रही है उसका उन बेनिफिट्स को कलेक्ट करने का सेंटर मानते हैं। एक जो शैक्षणिक माहौल होता है, एक जो परिवेश होता है कि भाई ये विद्यालय है, यहाँ पढ़ाई होती है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। और यहाँ पर भी जैसे किसानों और मजदूरों की मैंने बात बताई, जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो अलग परेशान हैं, और पूरा समाज जो है वो शिक्षकों को कह रहा है कि भाई शिक्षकों को इतना पैसा मिल रहा है फिर भी हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। आप शिक्षकों से जाकर बात कीजिए तो सबसे ज्यादा आंदोलनरत वही है कि भैया हम इतना पैसा, हमको 30,000 रुपये मिल रहा है, 35 मिल रहा है, हमको ये बेनिफिट नहीं है, वो बेनिफिट नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरी शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना इस सरकार का, कम से कम नीतीश जी की सरकार का, मैं सबसे बड़ा फेलियर मानता हूं। इसलिए कि देखिए, अगर सड़क नहीं बनी है, कल एक अच्छी सरकार आएगी तो शायद सड़क बन जाएगी, लेकिन जब शिक्षा व्यवस्था 15-20 साल, 25 साल, 30 साल खराब हो जाए, ध्वस्त हो जाए, तो 2-3 पीढ़ियां बिहार की बिल्कुल बर्बाद हो गई।
जो व्यक्ति, जो बच्चा स्कूल से पढ़ के निकल गया, कॉलेज से पढ़ के निकल गया और उसने पढ़ाई नहीं की, सिर्फ डिग्री ली, अब वो जीवन भर शिक्षित व्यक्तियों के मुकाबले पीछे ही रहेगा। ज्यादातर लोगों की जिंदगी मजदूरी करते हुए ही बीतेगी, अब उसको सुधारा नहीं जा सकता है। इसलिए एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद नीतीश कुमार के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना, ये बिहार के लोगों के लिए, बिहार के समाज के लिए बहुत चिंता की वजह होनी चाहिए, क्योंकि ये गरीब राज्य है बिहार। जैसा मैंने आपको बताया 60% लोगों के पास तो जमीन है ही नहीं, पूंजी और व्यापार यहाँ है नहीं। तो शिक्षा ही एक जरिया था जिसके जरिए आप गरीबी से निकल सकते थे। जब वो व्यवस्था मैंने ये घोषणा की है कि पदयात्रा जब खत्म होगी तो उसके 3 महीने के अंदर बिहार के विकास के लिए 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा, जिसमें आप ये देख सकेंगे कि इन क्षेत्रों में हम लोग क्या काम करने वाले हैं और उसको कैसे किया जा सकता है। ये सिर्फ कहते रहने से कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, इससे सुधार नहीं होगा। हम लोगों को ये बताना होगा कि ये सुधारा कैसे जाएगा। मैं आपको एक उसका उदाहरण दे देता हूँ। जैसे शिक्षा को लेकर बड़ी चिंता है लोगों की, हम लोगों की अभी ये डॉक्यूमेंट बन रहा है और अगर मैं चाहूँ तो आज भी उसको जारी कर सकता हूँ, लेकिन प्रयास ये है कि नहीं, लोगों का जो इनपुट है, लोगों का जो सुझाव है, पहले उसको लिया जाए। सिर्फ एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के इसको न बनाया जाए। तो देश दुनिया से मैंने 250 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया है, जो इन विषयों के विशेषज्ञ हैं, जो इसका अध्ययन कर रहे हैं, जो इस पर एक खाका बना रहे हैं। लेकिन जितना उनके इनपुट की जरूरत है, उससे ज़्यादा इस बात की जरूरत है कि बिहार के लोगों से पूछा जाए। आप देखते होंगे, मैं पदयात्रा कर रहा हूँ तो एक सुझाव पेटी आगे आगे चल रही है और लोग सैकड़ों की संख्या में रोज आकर बताते हैं कि भैया कृषि के लिए ये हो सकता है, स्कूल के लिए ये हो सकता है। इन सबको मिलाकर एक विजन डॉक्यूमेंट बने शिक्षा को लेकर। जो मैं आपको बता रहा था कि एक एग्जाम्पल जो निकल के आ रहा है कि भाई आप कम से कम हर प्रखंड में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक स्कूल ऐसा बनाइए जो नेतरहाट के मुकाबले हो, और 500 ऐसे स्कूलों को खड़ा कीजिए हर साल। तो आप अगर 500 स्कूल भी हर साल खड़ा करते हैं, क्योंकि संसाधन लिमिटेड है, तो जो 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं आप शिक्षा पे, उसका एक हिस्सा खर्च कीजिए 500 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए, हर ब्लॉक में बनाइए। तो अगले 5 साल में बिहार में ऐसे 2500 से 3,000 स्कूल हो जाएंगे। तो आपको ये जानकारी होगी कि ठीक है, 10 किलोमीटर दूर एक स्कूल है जिसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, विश्व स्तरीय पढ़ाई हो रही है। तो आप अपने बच्चे को 10 किलोमीटर ले जाकर उस स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे जिसमें विश्व स्तरीय पढ़ाई हो रही है, या आपके घर के बगल में स्कूल है जिसमें खाली खिचड़ी बट रहा है? मुझे लगता है ये जो अप्रोच हम लोग सुधार रहे हैं कि स्टैगर्ड, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था इतनी बेहाल हो गई है कि इसको किसी तरीके से बैंडेज लगाकर नहीं सुधारा जा सकता है। बिहार में 10 लाख शिक्षकों की जरूरत है। अगर आप पूरे शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो 10 लाख काबिल शिक्षकों की जरूरत है। बहुत बड़े पैमाने पर करीब हम लोग का अनुमान है 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगेगा। तो इसको बनाने के लिए एक 10 साल की योजना बनेगी, ताकि आप देखेंगे कि हर साल 25,000 30,000 करोड़ रुपया एक नई इंफ्रास्ट्रक्चर, नए तरह के स्कूल, नए तरह के शिक्षक जो विश्व स्तरीय हो, उसको बनाया जाए। और जो पूरा बजट शिक्षा का है, अगर 50,000 करोड़ शिक्षा का बजट है, तो 15,000 20,000 करोड़ एक नए श्रेणी के स्कूल बनाने में किस भाव में बेच रहे हैं? तो पश्चिम चंपारण में लोग 1100 से 1350 1400 तक धान बेचते नजर आए। पूर्वी चंपारण में ये फिगर 1300 से 1500 है। लेकिन ऑन एन एवरेज लोग 1100 से 1500 के बीच में लोगों ने अपना धान बेचा है। समर्थन मूल्य है 2060। तो 2060 के मुकाबले करीब 30% डिस्काउंट पे आप अपना धान बेच रहे हैं। तो लागत मूल्य आपकी बढ़ी हुई है 2 गुना 3 गुना, और जो चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको आप 30% डिस्काउंट पर बेच रहे हैं। अब इस पर मैं आपको एक और आंकड़ा दे रहा हूं कि क्यों बिहार की हालत इतनी दयनीय है। जब मैंने 10 साल के आंकड़े निकलवाए तो पिछले 10 साल में बिहार सरकार ने गेहूं 1% गेहूं बिहार में खरीद की गई है एमएसपी पर, और धान पिछले 10 साल में टोटल, ये पैक्स का इंक्लूडेड है, 13% धान खरीदा गया है एमएसपी पर। जब इस चीज को हम लोगों ने फिर से अध्ययन कराया तो पता चला कि अगर किसानों के फसल, और ये मैं सब्जियों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि समर्थन मूल्य तो सिर्फ फूड ग्रेन के लिए है, सिर्फ जो किसान यहाँ पैदा कर रहा है, धान गेहूं मक्का बाजरा जो भी दलहन पैदा कर रहा है, अगर सरकार ने उसको समर्थन मूल्य पर खरीद लिया होता
करीब करीब 70%, जो कि नेशनल एवरेज बढ़िया, पंजाब वगैरह में 70% खरीद हो रही है, 80%। तो बिहार के किसानों को हर साल, इस बात को ध्यान रखिए, बिहार के किसानों को हर साल 25 से 30 हजार करोड़ रुपया अलग से मिलने लगता। यानी कि समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद न होने से बिहार के किसानों को हर साल 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा बिहार सरकार को नहीं देना है, ये पैसा केंद्र से मिलना है। आपको यहाँ मंडी लगाकर केंद्र के साथ मिलकर धान की खरीद करनी है, गेहूं की खरीद करनी है, आप कर ही नहीं रहे। जब आप 13% ही धान खरीद रहे हैं तो स्वाभाविक है कि धान का भाव लोगों को मिल नहीं रहा है। और ये इतनी बड़ी बात है, लेकिन बिहार में ना कोई किसान नेता है, ना कोई किसान आंदोलन हुआ है, ना सरकार इस पर कुछ बोल रही है, ना पत्रकार बंधु इस पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप धान गेहूं की खरीद समर्थन, क्योंकि ये संवैधानिक बात है, सरकार का एश्योरेंस है केंद्र सरकार का कि आप जो उपज करते हैं वो समर्थन मूल्य पे खरीदा जाएगा। तो किसानों की बदहाली की मेजर एक वजह यह है कि उनके फसलों के दाम न मिल पाना, और इनपुट कॉस्ट जो बढ़ा हुआ है वो तो आपको बता ही दिया।